आज हम भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको मौलिक अधिकारों का अर्थ और मौलिक अधिकारों के महत्व के बारे में बताया था और भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा इस लेक्चर के माध्यम से की जाएगी। देखिए, जो हमारे देश का मूल संविधान था, जब संविधान का निर्माण हुआ था तो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। इनमें था समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार रहने दिया, उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो वर्तमान समय में भारत के नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। तो आपने यह ध्यान में रखना है कि प्रारंभ में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये अधिकार अब 6 रह गए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख अधिकार आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। जब हम मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो उसमें हमने चर्चा की थी कि जो ये भारतीय संविधान का अधिकार पत्र है, जिसे हम मौलिक अधिकारों के रूप में जानते हैं, यह सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है। कुल 23 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, अर्थात प्रत्येक मौलिक अधिकार का विस्तार से वर्णन किया गया है। जैसे अब हम समानता के अधिकार को डिस्कस कर रहे हैं तो संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक केवल समानता के अधिकार को ही वर्णित किया गया है। समानता के अधिकार से क्या अभिप्राय है? समानता के अधिकार से अभिप्राय है कि भारत के नागरिक कानून के समक्ष और समाज में, राष्ट्र में, राज्य में सभी नागरिक समान हैं। उनके साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखा जाए तो जो समानता का अधिकार है वह उसे प्रजातंत्र का आधार स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि यह वो अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार देता है कि भारत में सभी नागरिक समान हैं। जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था तो यदि हम अपना इतिहास पढ़कर देखते हैं तो भारत में व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेदभाव किया जाता था। भारत में भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए समानता के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया। अब आप ये देखिए कौन कौन से हैं समानता के अधिकार। पहला आता है कानून के समक्ष समानता। जो कानून के समक्ष समानता है उसका वर्णन हमें अनुच्छेद 14 में देखने को या पढ़ने को मिलता है। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून से समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। देखिए, ये जो कानून के समक्ष समानता है ये हमने ब्रिटेन के विधि के शासन से लिया है। जो भी कानून बनाया जाएगा वो कानून सभी नागरिकों के लिए समान होगा। ऐसा नहीं है कि कानून के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किया जाए, चाहे वो अमीर व्यक्ति है, गरीब है, प्रभावशाली है या वो कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, लेकिन कानून की दृष्टि से वो समान है। यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उस अपराध की उस व्यक्ति को वही सजा दी जाएगी
जो सजा किसी अमीर व्यक्ति को मिल रही है या किसी प्रभावशाली व्यक्ति को मिल रही है। कानून के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून से समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरी जो प्रमुख समानता है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया गया है वो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि स्वतंत्रता से पहले भारतीय समाज के लिए यह एक तरह से अभिशाप था कि भारत में जातिगत भेदभाव किया जाता था, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, व्यक्ति व्यक्ति को समान नहीं समझा जाता था। तो इस असमानता का अंत करने के लिए अनुच्छेद 15 में उल्लेख किया गया है कि कानून के समक्ष समानता के साथ साथ राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्राचीन काल में अक्सर सुनने को मिलता है या हम पढ़ते भी हैं कि जैसे मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था अनुसूचित जाति के लोगों को, कुओं में वो पानी नहीं भर सकते थे, बराबरी का उनको हक नहीं था। तो इन समस्त असमानताओं को दूर समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत किया गया है और जिसके अंदर अनुच्छेद 15 में विशेष व्यवस्था की गई है। इसी तरह जो अनुच्छेद 16 है वो राज्य के अधीन नौकरियों के समान अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 के अनुसार सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि समान योग्यता के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। हाँ, राज्य को यह अधिकार अवश्य दे दिया गया है कि राज्य योग्यताओं के मापदंड निर्धारित कर सकता है या फिर राज्य अपने राज्य विशेष के नागरिकों को कुछ वेटेज दे सकता है, लेकिन राज्य के अधीन नौकरियों के समान अवसर है। इसमें धर्म, मूलवंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है अस्पृश्यता का निषेध। अनुच्छेद 17 में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए छुआछूत का अंत किया गया, भेदभाव का अंत किया गया और यह कहा गया कि यदि व्यक्ति किसी प्रकार की छुआछूत करता है या जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव करता है तो वो कानूनी रूप से दंडनीय अपराध होगा। और आज भी हम ऐसे कई उदाहरण देखते हैं कि जब किसी जाति विशेष के लोगों के द्वारा किसी दूसरी जाति के लोगों को अपमानित करने का प्रयास किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो उनके लिए दंड का प्रावधान है। कोई भी जाति का व्यक्ति अपने मनमानी नहीं कर सकता। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है और इसका जो उल्लंघन यदि किया जाता है तो वो एक दंडनीय अपराध होगा। इसी तरह जो अनुच्छेद 18 है वो उपाधियों का निषेध करता है। देखिए, स्वतंत्रता से पहले हम देखते हैं किसी व्यक्ति को सर की उपाधि दी जाती थी। जो अंग्रेज सरकार थी वो नागरिकों को उनका रुतबा, पद या धन के आधार पर उन्हें उपाधियां वितरित की जाती थी। लेकिन हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं का मानना है कि ये जो उपाधियां हैं ये व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेद पैदा करती हैं। तो जो ब्रिटिश शासनकाल में संपत्ति आदि के आधार पर जो उपाधियां प्रदान की जाती थी, जो सामाजिक जीवन में भेद उत्पन्न करती थी, तो अनुच्छेद 18 ऐसी उपाधियों का निषेध करता है। अनुच्छेद 18 में स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा
राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। और मान लीजिए कोई दूसरा देश हमारे देश के नागरिकों को यदि कोई उपाधि देता है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति से परमिशन लेना अनिवार्य है। आज हम देखते हैं कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में भारत के नागरिकों को पद्म विभूषण, ठीक है, भारत रत्न जैसी उपाधियां दी जाती हैं, जिसका कई बार आलोचना भी हुई है। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि ये उपाधियां संपत्ति या पद के आधार पर नहीं, बल्कि समाज के लिए किए गए किसी विशेष योगदान के लिए उन्हें प्रदान की जाती हैं। तो इन उपाधियों के अतिरिक्त अन्य सभी उपाधियों का भारत के संविधान में निषेध किया गया। तो ये था हमारा समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक किया गया है। देखिए, जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, और इस बात को हमारे संविधान निर्माता जानते थे, वाकिफ थे इस बात से। तो उन्होंने स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा और यह माना कि नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास आदि की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही जो भारतीय संविधान निर्माता थे वो इस बात से भी परिचित थे कि नागरिकों के द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो हमारे संविधान में एक तरफ तो भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है, लेकिन साथ ही संविधान में यह प्रावधान भी किया गया है, या हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार पर कुछ अंकुश भी लगाए गए हैं, जिस आधार पर नागरिकों के द्वारा इन अधिकारों का दुरुपयोग न किया जा सके। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हमें कुल 7 मौलिक अधिकार थे। जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया। तो जो अनुच्छेद 19 है, पहले तो 7 स्वतंत्रताओं का वर्णन करता था, अब वो स्वतंत्रताएं 6 रह गई हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने, अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस और मीडिया के जो विचार हैं वो भी इसी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आते हैं। भारत का संविधान भारत के नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। उन्हें भाषण देने की स्वतंत्रता है, वो किसी के कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। लेकिन यह अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा विवादास्पद हो गया है। हम देखते हैं कि ये जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस अधिकार का कई बार दुरुपयोग भी किया जाता है। इन 1-2 साल में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में देश को तोड़ने की नारेबाजी भी की गई थी। ऐसे कई अवसर देखने को मिलते हैं कि जब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से देश की प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाई जाती है। तो भारत के संविधान में यह स्पष्ट प्रावधान है कि हम विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से देश को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नागरिकों को अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं। दूसरा जो अधिकार आता है स्वतंत्रता का, वो है अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। भारत के नागरिकों को यह अधिकार है कि वो कहीं पर भी एक साथ इकट्ठे होकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, सभाएं कर सकते हैं। लेकिन इस पर भी एक अंकुश लगा दिया गया है कि ये जो हमारी स्वतंत्रता है
उस पर भी हमें देश की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना है, शांति और व्यवस्था को ध्यान में रखना है। तो संविधान के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि अस्त्र शस्त्र रहित होकर शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता है, यानी कि व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन करने का अधिकार है। उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है, लेकिन ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है, ये स्वतंत्रता सीमित है। कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जब व्यक्ति अस्त्र शस्त्रों सहित कहीं इकट्ठा होकर देश की शांति को भंग करने का प्रयास करता है, तब उन नागरिकों को तुरंत उनके विरुद्ध उन्हें दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। तो इसलिए यदि इकट्ठा होकर सभा सम्मेलन करने का यद्यपि भारतीय नागरिकों को अधिकार है, लेकिन एक सीमा में रहते हुए। नेक्स्ट और प्रमुख अधिकार स्वतंत्रता के अधिकारों में शामिल है वह समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन इस पर भी प्रतिबंध है। देखिए, हम अपना व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, हम अपने वर्ग विशेष की उन्नति के लिए समुदाय बना सकते हैं, संघ का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो कि षड्यंत्र करे। हमारा ये बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत में ऐसे कई समुदाय और संघ बन चुके हैं जो इस स्वतंत्रता की आड़ में कुछ ऐसे कार्यों को करते हैं जो आतंकवाद का पोषण करते हैं, देश की शांति और व्यवस्था को भंग करते हैं, लेकिन ये चोरी रूप से करते हैं, सार्वजनिक रूप से वो ऐसे कार्य नहीं कर सकते। जो हमारा देश का संविधान है ऐसे समुदाय और संघ को प्रतिबंधित करता है जो देश की स्वतंत्रता के विरुद्ध हो। नेक्स्ट आता है भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी प्रतिबंध या के वो किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं। भारत में कहीं भी उनको घूमने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन इस अधिकार पर भी राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। और लास्ट में इसमें आता है एक कि भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास कर सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर राज्य इस स्वतंत्रता में शामिल नहीं था, लेकिन अब यह प्रतिबंध भी हटा दिया गया। भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छानुसार स्थायी या अस्थायी रूप में किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें विविध संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं, विविध जाति और भाषा के लोग निवास करते हैं, लेकिन उनके ऊपर यह बंदिश नहीं है कि वो केवल अपने राज्य तक ही सीमित है। वो भारत के किसी भी राज्य में स्थायी या अस्थायी रूप से रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। भ्रमण और निवास के संबंध में संविधान द्वारा की गई यह व्यवस्था एकहरी नागरिकता के नितांत अनुरूप है, किंतु राज्य के द्वारा सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हित पर इन पर उचित प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही स्वतंत्रता के अधिकार में यह अधिकार भी शामिल है कि जो भारत के नागरिक हैं उनको रोजगार की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो रोजगार है वो भी उसमें भी राज्य के हितों को ध्यान में रखना होगा। हम यह कहकर इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकते कि हमें रोजगार का अधिकार है और हम मादक पदार्थों का व्यवसाय करना शुरू कर दें, हम कुछ ऐसा गलत कार्य करना शुरू कर दें जो समाज के हितों पर कुठाराघात करता हो। तो ये जो हमें उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता है, ये भी संविधान के दायरे में रहते हुए प्रदान
की गई है। राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। तो आज वैसे तो देखिए कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन आज इस लेक्चर में मैं केवल आपको 2 ही मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। एक तो है स्वतंत्रता का अधिकार और फर्स्ट अधिकार था समानता का अधिकार। क्योंकि ये अधिकार बहुत विस्तृत है, एक साथ हम सभी अधिकारों को डिस्कस नहीं कर सकते। शेष 4 अधिकारों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। धन्यवाद।